देखिए, कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कल हम लोग लास्ट टॉपिक जो देखे थे, वो देखे थे कि साहित्यिक स्रोत की सीमा क्या क्या है। पूरा लिटरेचर का सारे पार्ट को हम लोग कवर किए। और लिटरेचर को ध्यान में रखते हुए इतिहासकार किस किस चीज़ों का ध्यान रखते हैं, यानी कि जो साहित्यिक स्रोत है उसमें क्या क्या खामी है, हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, लीजिए फोन पे कीजिए। तो अब आज जो हम लोग देखने वाले हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं कि साहित्य से तो बहुत सारी जानकारी मिली हमको, लेकिन जो पुरातात्विक स्रोत है, जो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट मिल करके जो अलग अलग सामान की जो खुदाई करता है, उसकी बात हम कह रहे हैं। अब ये क्या क्या चीज ढूंढा गया होगा? हाँ, ये अभिलेख ढूंढा गया होगा, बहुत सारे मुद्रा मुहर मिला होगा, कई सारे मूर्ति मिला होगा, कई सारे स्मारक भवन का भी दिखता है, और कई सारे मृदभांड और बर्तन भी हम लोगों को वो दिखता है। अब इन सारी चीजों को अगर एक तरीके से अगर ठीक से अगर ऑब्जर्व किया जाएगा, तो इससे भी इतिहास काफी कुछ दिखाई पड़ता है, यानी ऑब्जर्वेशन की बात होती है। अब कोई सिक्का है, उस सिक्के से हम क्या इतिहास निकालेंगे? हाँ, सिक्का का, हाँ, उसका हम कार्बन डेटिंग विधि से हम ये बता सकते हैं उस सिक्के का जो निर्माण है वो कब हुआ होगा, उस सिक्के में किस किस मटेरियल का यूज हुआ है। तो उससे अंदाजा लगा लेते हैं कि उस काल में उस धातु से लोग परिचित थे। उस सिक्के के ऊपर जो चित्र होगा, चाहे वो कोई ईश्वर का चित्र हो, भगवान का फोटो हो, या फिर कोई राजा का चित्र हो। पुराने जमाने में राजा को एक अलग तरह का फैशन चढ़ा था कि अपना ही फोटो जो है उस सिक्के के ऊपर बनवाते थे, उसको खुदाई करके। आप सुने होंगे वो जो समुद्रगुप्त जो है बिना बजाते हुए सिक्के पे था। तो राजा का एक शौक होता था कि सिक्कों पे हमारा फोटो होना चाहिए, चित्र होना चाहिए। तो सिक्कों से उस काल के बारे में यानी उस जो घटनाएं घटी हैं, जिस काल की बात हम कह रहे हैं, उस समय की सामाजिक व्यवस्था को भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में किस प्रकार की चीजों का प्रचलन था। सिक्कों में जिस प्रकार का चित्र होगा, उसी हिसाब से लोगों का अंदाजा लगा लेंगे कि आदमी के दिमाग में भी इस प्रकार का चित्र चलता होगा। राजा को सोना चांदी बहुत ज्यादा पसंद होगा। अगर उस जमाने में सिक्का बन रहा है, इसका मतलब टकसाल भी होगा। उस जमाने में जितने सारे जो अभिलेख हैं, अभिलेख समझते हैं ना? अभिलेख किसको कहते हैं? हाँ, किसी भी ठोस वस्तुओं पर, किसी भी ठोस सतह पर उत्कीर्ण किया गया, मतलब उसको लिख उत्कीर्ण कर, यानी कि उसको खुदाई करके लिखवाया गया। अभिलेख मतलब ये जी किसी कठोर सतह पे उसको लिखा गया। हो सकता है वो तांबे का यानी कि कॉपर का कोई शीट हो, या कोई पिलर होगा। अशोक के टाइम में आप लोग देखेंगे वो पिलर वगैरह पे बहुत सारा खुदाई करके लेके आ गया। वो सब क्या है? अभिलेख है। मुद्रा मुहर तो बता दिया। अच्छा, मुद्रा और मुहर दोनों अलग अलग चीज है। मुद्रा यानी कि उस जमाने में ट्रांजेक्शन के लिए, यानी कि विनिमय के लिए जिस धातु का प्रयोग किया जाता होगा, वो मुद्रा कहलाएगा। मुहर मतलब किस चीज के लिए था? मुहर किसी खास पहचान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुद्रा विनिमय का एक साधन हुआ करता था। विनिमय समझते हैं ना क्या होता है? विनिमय मतलब होता है लेन देन, जिसको हम एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है। जबकि मुहर जो होता है वो उस जगह की पहचान को निर्दिष्ट करता है, पहचान। कई सारे राजा मुहर चलाते थे। उस मुहर का एक फायदा ये होता था कि जब व्यापारी लोग जाते थे व्यापार करने के लिए, तो रास्ते में कोई आदमी उसको डिस्टर्ब ना करे, आने जाने में दिक्कत ना हो, वो मुहर दिखा देता था, आराम से आदमी चला जाता था। अपना आदमी था, वो एक आइडेंटिटी मतलब एक पहचान के रूप में होना चाहिए। फिल्म देखे होंगे मोहनजोदाड़ो, उसमें देखे ना वो जो मुहर का इस्तेमाल किया गया था। जब तक वो मुहर नहीं दिखाएगा तो लोग निचले नगर से दुर्ग पे नहीं जा सकता है। और मुहर का इस्तेमाल होता था, पहचान के रूप में तो होता ही था। और लोगों को अगर सुरक्षा की बात अगर होता था तो वो मुहर लेके चलते थे लोग। आप मुहर लेके कहीं भी चलो, आप सुरक्षित महसूस करोगे। हाँ, हाँ, टोकन समझ लो, जस्ट लाइक वो टोकन था वो। अब जैसे आप समोसा दुकान पे जाते हैं, आप पैसा देते हैं तो आपको क्या मिलता है बदले में? टोकन। टोकन अपने आप में एक सांकेतिक मुद्रा होता है।
एक आभासी मुद्रा होता है, स्यूडो मनी कहते हैं उसको, उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो टोकन आपको दिया, आप पैसा जमा किए, अब उस टोकन को ले जाके दिखाइए और आपको सामान मिल जाएगा। टोकन सिस्टम तक भीड़ को कंट्रोल करने का एक तरीका है। उस जमाने में मुहर का इस्तेमाल होता था पहचान करने के लिए, खास करके बिजनेस में इसका ज्यादा इस्तेमाल होता था, और मुद्रा का तो बता ही दिए। तो उस जमाने का जो मूर्ति था, उस जमाने का मूर्ति कला के वजह से भी हम समझ सकते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट किस प्रकार की मूर्तियों में था। मूर्ति बनाने वालों का जो जो तौर तरीका था, मूर्ति बनाने का जो डिजाइनिंग था, उस जमाने का जो शिल्प कला का जो हम बात करते हैं, कलाकृति की जो बात करते हैं, उससे ये पता चलता है। आप देखे होंगे हड़प्पा काल में जो मूर्ति मिला था, वो मूर्ति इतना शानदार था कि आज भी अगर वो किसी बाजार में किसी अगर मूर्ति वाले दुकान में अगर छिपा के रख दिया जाएगा ना, तो आपको लगेगा ये आजकल की बनी हुई मूर्ति है, उतना पुराना नहीं लगेगा देख करके आपको, डिजाइनिंग ऐसा है। वो देखे होंगे वो जो पुरोहित वाला जो है, जो एनसीईआरटी की किताब में देखे होंगे, एकदम बढ़िया से एकदम डिजाइनिंग किया हुआ। उस जमाने में लोगों को दाढ़ी रखना इसका मतलब बहुत पसंद था, यानी कि वियर्ड शेप बहुत पसंद था। आजकल का तो कल्चर भी है, क्लीन शेप अब लोग कहाँ कराते हैं। आजकल का जो हमारा युवा है, अब वो दाढ़ी रखना पसंद करता है, वो भी डिजाइन के साथ, दाढ़ी हो थोड़ा मूंछ हो तो क्या ही बात है। अब सोचिए कि हड़प्पा काल में लोगों का फैशन कितना जबरदस्त था। दाढ़ी तरीके से रखते थे, उस जमाने में लोग कंघी का इस्तेमाल करते थे, मतलब कि सौंदर्य का पूरा ध्यान रखते थे, फैशन का पूरा सेंस था उनके पास। लिपस्टिक लोग यूज करते थे, चनहुदड़ों में लिपस्टिक के भी साक्ष्य मिले हैं। अभी जितने हड़प्पा कालीन जो जो सामान हमारे पास मिल रहा है, वो अवशेष के रूप में मिलता है, वो तो खुदाई के दौरान मिलता है, और उन्हीं सारी चीजों से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हड़प्पा कालीन लोगों का जिंदगी कैसा होगा, उनके लाइफ का क्वालिटी कैसा होगा। देखिए ये सब चीज देखिए क्या होता है, साहित्य के साथ छेड़छाड़ हो सकता है, चीजों का मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है, गलत तरीके से हम व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन जो अभिलेख है उसमें आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अभिलेख में जो चीज एक बार लिखा हुआ है उसको आप रीराइट नहीं कर सकते हैं। ये पुरातत्व का अगर देखा जाएगा, इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। पुरातत्व अगर किसी चीज का, अगर ये सारा चीज से अगर आप हिस्ट्री लिखते हैं, तो वो ज्यादा प्रमाणिक माना जाएगा साहित्य की तुलना में। अगर आपसे कोई पूछे कि साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत में इतिहास के लिए सर्वमान्य यानी कि सबसे ज्यादा प्रमाणिक रूप से क्या माना जाएगा, पुरातात्विक, इससे ज्यादा बेहतर एविडेंस आपको कुछ नहीं मिलेगा। पत्थर पे अगर मान लीजिए कि अशोक का अगर एक बार वो खुदाई के दौरान वो लिखवाए थे, जो बृहत अभिलेख 14 अभिलेख जो लिखवाए थे, अब वो कोई चाह के भी उसको रीराइट नहीं कर सकता है, एडिट नहीं कर पाओगे आप, चेंज नहीं कर पाओगे। लेकिन साहित्य के साथ तो छेड़छाड़ हो सकता है। कई सारी किताबें ऐसा जिसका मूल रूप से जो ओरिजिनल फॉर्म में आज हमको नहीं मिलता है, जैसे इंडिका। इंडिका ओरिजिनल तो नहीं है हमारे पास। इंडिका में क्या लिखा हुआ था वो बाद के लेखकों ने अंदाजा से, अनुमान के आधार पर वो लिखा गया। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी आपके पास ओरिजिनल नहीं अवेलेबल है। तो मूर्ति कला अपने आप में एक अलग टॉपिक ही है। आर्ट एंड कल्चर जब आपको पढ़ाएंगे तो मूर्तियों का एक अलग अलग डिजाइन है, और अलग अलग मूर्ति कला का नाम भी अलग अलग है। तो मूर्तियों से भी हम बहुत कुछ अंदाजा निकाल सकते हैं। मूर्ति किस चीज का बन रहा है, मूर्ति का जो भाव भंगिमा होता है वो कैसा है, उसका एक्सप्रेशन कैसा है ना। उसके अलावा जो स्मारक भवन है, मेमोरियल बिल्डिंग, हड़प्पा काल से लेकर के मतलब जो परवर्ती काल है यानी कि बाद के काल तक कई सारे स्मारक भवन का निर्माण करवाया गया है। पुराने जो बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, आप उस बिल्डिंग को देख करके भी इतिहास समझ सकते हैं। हाँ, अब उसमें भी नागर शैली, बेसर शैली और द्रविडियन शैली, अब ये तीनों शैली अलग अलग तरीके से उस जमाने में मंदिर बनाने के लिए अलग अलग शैली का इस्तेमाल किया जाता था। स्मारक भवन आप देखिए कि मुगलों के जमाने में बहुत सारा स्मारक बनवाया गया, जहांगीर ने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया, औरंगजेब के टाइम में भी बना। तो वो आज भी हमारे पास अवेलेबल है। जब भी हम इतिहास को समझते हैं तो वो पुराने जो हमारे पास भवन है, जो स्मारक भवन है, उनको समझते हैं तो चीजें काफी और जानकारी हमारे पास बढ़ते चला जाता है। और हड़प्पा काल का जो मोहनजोदाड़ो है, उसका जो जो बात है, स्नानागार जो बोलते हैं, वो आज भी लोग जाते हैं पाकिस्तान देखने के लिए। वो पाकिस्तान में है, बहुत सारे लोग जाते हैं देखने के लिए, और उसको देख करके अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार का मतलब वो जो बनाया गया था,
बाथिंग जो टैब आप जो स्नानागार था वो बनाया गया था किस पर्पज से? धार्मिक स्नान के रूप में। मतलब जब कोई पूजा पाठ या कोई धार्मिक आयोजन होगा उसके लिए वहां पे लोग नहाते थे। मृदभांड और बर्तन, ये भी उस काल की विशेषता बताता है। मिट्टी का जो बर्तन होता था, अब उस जमाने में लोग कच्ची मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करते थे या पकी हुई ईंट जो बर्तन मिट्टी है उसके बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कोई धातु का बर्तन है। तो बर्तन से भी बहुत, कई बार क्या होता है बर्तन पे भी आपको डिजाइनिंग मिलेगा, चित्र मिलेगा। पुराने जमाने में जब भी जितने भी मिट्टी के पात्र मिलते थे, जो बर्तन मिलते थे, सब पे कुछ ना कुछ मैसेज लिखा हुआ होता था। तो ये सारे जितने भी है हमारे पास क्या है, एविडेंस है। इतिहास इन सभी चीजों को बारी बारी से उनको अच्छे से अवलोकन करके लिखा गया है। साहित्यिक स्रोत का तो इस्तेमाल हम करेंगे करेंगे, लेकिन ये जो है साहित्यिक स्रोत में जो बातें लिखी गई है उसको ज्यादा प्रमाणित करता है। अगर साहित्यिक स्रोत में कुछ चीजें गड़बड़ है तो हम यहाँ से देख करके हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा हमारे पास सही इंफॉर्मेशन मिलता है हमको। ठीक है। उसके अलावा हाँ, ये जो हम बार बार कह रहे हैं आपको कि पुरातात्विक स्रोत का जो महत्व है वो क्या महत्व रखता है। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि पुरातात्विक स्रोत के साथ क्या होता है कि आप इसमें फैक्ट कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। तथ्यों के साथ आप फेरबदल आप नहीं कर पाएंगे। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, आप चाह करके उसको रीराइट नहीं कर सकते हैं, यानी इतिहास को आप झुटला नहीं सकते हैं। साथ ही साथ इन सारी चीजों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विश्वास का पता चलता है। मुद्रा से पता चल रहा था, मूर्ति से पता चल रहा था, कई सारे जो स्मारक भवन थे उससे भी पता चलता था उस जमाने के लोगों का सामाजिक मतलब कि सोशल कल्चर कैसा रहा होगा, उस जमाने में लोगों का इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा रहा होगा, है ना। अगर लोगों की स्थिति काफी अच्छी होगी तभी लोग ना मुद्रा का इस्तेमाल करेंगे। अगर मुद्रा का प्रचलन काफी ज्यादा हो रहा है इसका मतलब है कि उस काल में लोगों की जो इकोनॉमी है वो अच्छी होगी। आप सुने होंगे गुप्त काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक सोने के सिक्के उसी काल में चले थे। वो बात अलग है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का जो चला था वो कुषाणों के टाइम में चला था, जबकि मिला जुला जो सिक्का, जो मिश्रित वाला जो सिक्का है वो चला था गुप्त काल में। लेकिन गुप्त काल हो चाहे कुषाण काल हो, इससे ये पता चलता है उस जमाने में हमारा समाज का जो स्थिति था वो अच्छा था। हड़प्पा काल में भी जो बहुत सारी मुद्राएं वगैरह जो मुहर वगैरह का इस्तेमाल होता था उससे भी पता चलता है कि हड़प्पा काल में लोगों का लाइफ कितना अच्छा था। साथ ही साथ जितना सारा आपके पास ये ये जो मिलता है आपको, जो एविडेंस हमारे मिलता है उससे तिथि क्रम का पता चलता है, एक सीक्वेंस पता चलता है किस काल में सिक्का किस प्रकार का चलता था, मुद्रा अलग अलग प्रकार का था, मुहर का अलग अलग डिजाइनिंग था, मूर्ति कला का पता चलता है, उसे एक डेट पता चलता है। अगर ये ना मिला होता तो शायद हम डेट पता ही नहीं कर पाते गुप्त काल का सीक्वेंस कब से कब तक माना जाएगा। अलग अलग काल को अगर हम रेंज देखते हैं तो जब तक हमारे पास इतना सबूत नहीं होगा तो बिना सबूत का हम इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर पाएंगे। हम बस ये पढ़ रहे हैं कि इतिहास को लिखने के क्रम में किन किन बातों का ध्यान रखा गया है, क्योंकि जब तक आपका ये नींव नहीं तैयार होगा तब तक आप आने वाले जो हम अगला चैप्टर जो पढ़ाएंगे उसमें फिर इंटरेस्ट नहीं होगा। आपको लगेगा ये चीज कैसे पता चला इतिहासकार को, कैसे लिख दिया कुछ भी, हम कैसे मान लेंगे, नहीं मानेंगे तो हो सकता है वो अंग्रेजों का इतिहासकार होगा, वो लिखा होगा। अब तो इतिहास पे भी बहस छिड़ा हुआ ना कि कुछ इतिहासकार अलग बातें कहते हैं, कुछ इतिहासकार का मानना बिल्कुल अलग अलग होता है। लेकिन जब हमारे पास प्रूफ है तब तुमको मानना पड़ेगा ना। उसके अलावा जितने सारे जो प्राचीन टीले हैं, जो स्मारक है, उन सभी का उत्खनन किया गया था और उससे जो भी प्राप्त वस्तु मिला या जो बहुत सारी जो कलाकृति वाली चीज मिली और उनके स्टडी, देखो जो पुरातत्वविद होते हैं वो क्या करते हैं, वही पुरानी पुरानी चीजों को सहेज के रखते हैं और उनको बारीकी से स्टडी करते हैं। उनके पास देखिएगा बहुत पतला पतला ब्रश होता है, बहुत सॉफ्ट वाला ब्रश होता है, ताकि वो सामान टूटे नहीं। जब वो कोई चीज निकालते हैं जमीन से उसको बहुत धीरे धीरे करके, ऐसे नहीं कि खुदाई में कि गए और बुलडोजर से खोद लिए, जेसीबी से खुदाई नहीं होता है। वहां पे खुदाई बिल्कुल पैरेलल तरीके से होता है, धीरे धीरे करके खुदाई होती है। जैसे देखते हो ना किसी जेल के अंदर आदमी सुरंग कैसे बनाता है, धीरे धीरे आराम आराम से, पत्थर ही मिला कहीं बाहर से खुरुच रहा है, लगातार धीरे धीरे करके, ताकि पता भी नहीं किसी को चले। इतना धीरे धीरे करके खुदाई होता है।
अगर नहीं होगा ना तो नीचे का जो सामान जो अंदर दबा हुआ है वो टूट जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा। अंग्रेजों को अब सोचिए, हड़प्पा के बारे में, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में कैसे पता चला? अंग्रेजों का तो धुन सवार था, हमको रेलवे ट्रैक बिछाना है। वो पाकिस्तान के एरिया से होते रेलवे ट्रैक बिछा रहे थे, उनको रास्ते में कहीं ईंट मिल गया अच्छा क्वालिटी का, बोले फिर तो बढ़िया बात है, क्या दिक्कत है, मेहनत क्यों करना है। ईंट उखाड़ते चले गए और पटरी के नीचे सबको सेट करते चले गए। वो तो भला हो कुछ अंग्रेज दिमाग वाले भी थे, जिनको इतिहास की थोड़ी जानकारी भी थी। वो जब आए तो लगा, अरे यार ये क्या है, इसके नीचे तो पूरा का पूरा सभ्यता दिख रहा है। तब जाकर के हड़प्पा का सही से अवलोकन हो पाया, वरना हड़प्पा सभ्यता का भी बहुत सारा सामान, वैसे भी बहुत सारा चीज क्षति, नुकसान तो बहुत हुआ उस समय। बाद में थोड़ा बहुत जो बचा उसको हम सहेज कर रखे। तो देखिए, पुरानी वस्तुओं का जो कलाकृतियों का स्टडी करता है उसको हम क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं इनको, आर्कियोलॉजिस्ट। और पुरानी सामानों का जो स्टडी जो करते हैं, अब जो इतिहास से पीजी पीएचडी वगैरह करेगा, अगर वो यही सारी चीजों का ध्यान अगर रखेगा, स्टडी करेगा, उसके स्टडी करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पुरातत्व विज्ञान, यानी आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजी कहते हैं उसको। तो पुराने पुराने सामानों का जो स्टडी करता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा कहीं कहीं एग्जाम में आ जाता है, जैसे अभिलेख है, ठीक है, अभिलेखों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? अभिलेख शास्त्र बोलते हैं, यानी इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एपिग्राफी कहते हैं। पूछ देगा निम्नलिखित में से एपिग्राफी का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन 3-4 दे देगा आपको, उसमें से ऑप्शन ढूंढना है कि पुरानी वस्तुओं का जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्राफी कहते हैं, यानी कि अभिलेख का शास्त्र बोलते हैं। और ऐसे लेख जो पत्थर या धातु जैसी किसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? अभिलेख। तो अभिलेख जब भी होगा वो किसी कठोर सतह पर लिखा हुआ होना चाहिए, और वो जल्दी मिटता नहीं है, इसलिए जो अभिलेख है वो हमारे पास आज भी अवेलेबल है। सोच लीजिए, उस जमाने में अगर कागज का आविष्कार हुआ होता और कागज पर अगर चीजें लिखी गई होती तो शायद हमारे पास सब खत्म हो चुका होता। तो नहीं था तो हमारे पास, अच्छा, बुर्ज छाल का, जो बुर्ज छाल पर भी जो चीज लिखा गया था, बहुत सारा चीज तो सड़ ही गया। तो जो अशोक ने पिलर वगैरह जो बनवाया था, उस पर जो जो खुदाई करवाया था, कई जगह जो शिलालेख था, वो शिलालेख ऐसा था कि मान के चलिए शहर के फ्रंट पे, यानी कि मेन जो चौराहा होता है, वहां पे एक बड़ा सा स्तंभ बनवा दिया और उसमें लिखवा दिया कि लोगों को किस तरीके से जीना चाहिए। अशोक का आदेश था, जिसको हम धम्म कहते हैं, उसको धर्म नहीं बोलेंगे, वो धम्म था। धम्म मतलब वो एक प्रकार का धर्म जैसा नहीं था, और वो किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं था। अशोक चाहते थे कि सभी लोग अच्छे से जीवन जिए, क्योंकि अशोक अपने जमाने में बहुत सारा खून खराबा करके समझ में आ गया कि कोई फायदा नहीं है। उनका अकल थोड़ा लेट से आया, पर आ गया, अच्छी बात यह है। इसलिए अशोक महान कला है, वो अपनी गलतियों से सीखे। हम में से बहुत सारे लोग जिंदगी भर नहीं सीखते हैं, और जो चीज विचार हम अपना बना लेते हैं उसी पर टिके हुए रहते हैं। विचारों में बदलाव जरूरी है, अगर सिचुएशन के हिसाब से हम खुद को नहीं डाल सकते हैं तो हम रिजिड हो जाएंगे, रूड हो जाएंगे। अब देखिए, इसका जो महत्व था अभिलेख का, आपको हम पहले भी बताया, सबसे बड़ा महत्व क्या था? ये समकालीन राजा के व्यक्तित्व और उसकी छवि और उसकी शासन प्रणाली का पता चलता है। उस राजा का पर्सनालिटी कैसा था, उस राजा का जो व्यक्तित्व है, उसका जो इमेज है, यानी कि छवि, मतलब वो समझ रहे ना, उसका जो वैल्यू है वो पता चलता है। तो आप जिस सोचिए, गुप्त काल में राजा लोग सोने का सिक्का चलवाया, तो समझ रहे राजा में कितना भौकाल होगा। राजा में जब तक पावर नहीं था तो सोना का सिक्का सबके बस की बात नहीं थी। पूरा मुगलों का जब डायनेस्टी आप पढ़िएगा तो वहां देखिएगा कि पूरा एक से एक स्मारक भवन बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि मुगलों की जो आर्थिक स्थिति थी, जो राजकोषीय स्थिति थी, वो काफी अच्छी थी। अगर नहीं होता उतना पैसा कहां से खर्च होता? हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो जो किए वो ठीक किए, हम ये भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो जो ताजमहल बनवाया है वो बहुत बड़ी प्राउड की बात थी, नहीं। ताजमहल आज बना हुआ हमारे पास है तो उसको हम कहते हैं चलो ठीक है, हमारे पास दुनिया के 7 अजूबा में से एक अजूबा है, ठीक है, हमारे लिए धरोहर है। लेकिन जिस स्थिति में और जिस काल में बनाया गया था, जो समाज का उस समय स्थिति था, उस हिसाब से अगर देखा जाए उसको बेवकूफ़ी कहते हैं। समाज की स्थिति बहुत खराब थी, लोग
आप समझ लें कि गरीबी से आदमी निकल रहा है, गरीबी में जी रहा है आदमी, और आप क्या बना रहे हो? ताजमहल। वो भी कितने सारे मजदूरों का हाथ कटवा दिया। हालांकि ये भी पूरा फैक्ट नहीं है, इसमें भी बहुत सारी बातें हैं, हम कभी बताएंगे ताजमहल के बारे में इंफॉर्मेशन, बहुत सारा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। लेकिन कम से कम जब आदमी तुलना करता है तो शाहजहां का बनाया हुआ जो ताजमहल है उसकी तुलना में ज्यादा महान और ज्यादा जरूरी नजर आता है जो दशरथ मांझी जो रोड बनवाया था, उसको ज्यादा महान काम बोले गए, क्योंकि वो सभी लोगों को बेनिफिट मिला उससे। वो भी अपनी पत्नी की याद में बनवाया था, अब वो भी भाई साहब अपनी पत्नी की याद में बनाए थे। ये बेचारा गरीब था, उसी हिसाब से काम किया। वो अमीर था, पैसे का दिक्कत नहीं था, क्या ही दिक्कत है, बनाओ, कितना साल लगेगा लगेगा, कितना खर्चा गिरेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अमीर आदमी के शौक के क्या ही कहने हैं, उसके दिमाग में पैसा सेट होता है, भव्य दिखना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, ऐसा बना दो कि दुनिया में कहीं नहीं बना हुआ हो। हाँ हाँ हाँ, सोचिए, अरे तुम सोचो, आज भी हमारी जो सरकार है वो भी बोलती है कि भाई हम सरदार सरोवर बांध जब बना था उसके ऊपर एकदम बड़ा सा मूर्ति बनवा दिए थे 300 मीटर का, 300 मीटर तक, 300 फीट था जो भी, पर काफी बड़ा मूर्ति बनवा दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल का। क्यों भाई? क्योंकि वो एक प्रतीक के रूप में माना जाएगा, एकता का प्रतीक है। अरे हम चाहते हैं कि देश जो हमें जाने, देश हमें किस रूप में जाने कि हमारे पास विश्व में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटीज है, अच्छी क्वालिटी का, विश्व में सबसे बढ़िया हॉस्पिटल हमारे पास होना चाहिए। अगर हमारे देश की पहचान इस आधार पर अगर हो तो हमारे देश के लिए कितना प्राउड वाली बात है। ये वाला कुर्सी उधर दे दीजिए, ठीक है। अच्छा, अभिलेख का एक और महत्व है कि वो छेपकों से मुक्त है। छेपक समझते हैं क्या होता है? छेपक मतलब होता है कि आरोप, वो कई चीज वो सही है या गलत है। देखिए, जब हमारे पास एविडेंस है, जिस रूप में लिखा गया, जिस रूप में बनाया गया था, और आज भी वो अगर उसी ओरिजिनल फॉर्म में अगर है, उस पर कोई आप आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा सकते हैं। यानी कि या उसी रूप में उपलब्ध रहता है जिस रूप में उसकी रचना की गई थी और उसे पहली बार जब उत्कीर्ण किया गया था, जब उसकी पहली बार खुदाई की गई थी। यानी कि बाद की अवस्था में इसमें कुछ भी जोड़ना असंभव है, नहीं जोड़ पाएंगे। जब असंभव है तो बाद में कुछ अब उसमें छेड़छाड़ हुआ ही नहीं है, ओरिजिनल फॉर्म में है, इसलिए अभिलेख को हम ज्यादा प्रमाणिक मानते हैं। बात समझ में आया? इतिहास में अभिलेख का क्या महत्व है, लिटरेचर का क्या महत्व है, लिटरेचर में भी जो रिलीजियस लिटरेचर है उसका क्या महत्व है, जो नॉन रिलीजियस लिटरेचर है ना, कुछ जो राजा का जो जो टेरिटरीज के बारे में बतलाते हैं, जो राजाओं का इतिहास है, अलग अलग लिटरेचर का अलग अलग महत्व है, और जो हमारे पास जो पुरातत्व है उसका अलग महत्व है। इन सभी चीजों का जो ब्यौरा एक जगह लिखा गया, तब जाके हम इस चीज को बना पाए थे। अब देखिए, जो अभिलेख जो हमारा आया, उसमें किस प्रकार की लिपि का इस्तेमाल किया गया। अब लिपि समझते हैं क्या होता है? लिपि मतलब क्या होता है? लिखने का तरीका। अलग अलग जगह पे लोगों का लिखने का तरीका क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे एक लिपि आप लोग सुनते होंगे, ब्राह्मी लिपि, खूब सुने होंगे, और एक है खरोष्ठी लिपि, और एक आपको अरमाइक भी है, इसमें है अरमाइक के नहीं है, एक लिपि अरमाइक लिपि भी होती है। क्या लिखा हुआ क्या? अच्छा हाँ, यहाँ देखिए अरमाइक, नजदीक से पता नहीं चल रहा है, ये अरमाइक लिपि है। तीनों लिपि में लिखने का तरीका अलग अलग है। अब जैसे देखिए, ये जो ब्राह्मी लिपि है, अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि। एग्जाम में पूछता है कि अशोक के अभिलेख जो अधिकांश रूप में किस लिपि में लिखा गया है? तो ब्राह्मी। इस लिपि का लिखने का तरीका क्या है? ये बाई से दाई ओर लिखी जाती है। तो बाई से दाई का मतलब किधर से किधर? हाँ, ये बायां से दायां है, यानी लेफ्ट इधर है हमारा, या इधर है, इधर से, इधर से। ये ऐसे लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा जैसे हम लोग अभी लिखते हैं। ये ब्राह्मी लिपि है, यानी अभी जो हम लोग लिख रहे हैं, जिस जो तरीका हम लोग अपनाए वो क्या है? ब्राह्मी लिपि का तरीका है। इसके अलग अलग अक्षरों को प्रत्येक शताब्दी में संशोधित किया गया, मतलब शब्द जो है उसमें धीरे धीरे क्या हुआ? बदला, वर्ड में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग मॉडिफिकेशन किया गया। लिपि वही रहा, लेकिन उसके जो वर्ड जो शब्द था उसको क्या किया हम लोग? थोड़ा थोड़ा करके मॉडिफाई किए अलग अलग समय में। देखिए, होता क्या है कि एक जमाने में हम लोग बहुत टफ हिंदी यूज करते थे, संस्कृत की भाषा का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे प्राकृत, पाली,
फिर हिंदी भाषा का भी इस्तेमाल करने लगे। अब जाकर के हिंदी का भी और संशोधित वर्जन आपको देखने को मिल रहा है। अरे हिंदी जो है ना, हिंदी भाषा में जो पहला साहित्य जो लिखा गया जो भारत में, उस साहित्य का नाम है एक टोकरी भर मिट्टी, 1904 में लिखा गया था। भारत दुर्दशा भी आप लोग पढ़े होंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, नहीं पढ़े हैं? खाली नाम सुने होंगे। हाँ हाँ, भारत दुर्दशा देखी ना जाए, वो जो महारानी विक्टोरिया को वो अपना जो पत्र लिखते हैं, वो चाहते हैं कि महारानी का शासन हो और कंपनी का शासन खत्म हो। उसी पर एक नाटक है भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं। तो उनका भाषा थोड़ा सा एक तत्सम शब्दावली हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे जब प्रेमचंद का टाइम आया तो हिंदी का गोल्डन टाइम आया। हिंदी को अगर उस लेवल पे कोई पहुंचाया है वो आदमी प्रेमचंद है, आम लोगों तक हिंदी पहुंचा दी है। उसके बाद तो फिर महात्मा गांधी भी मातृभाषा के लिए बार बार लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। अब इसमें देखिए भारत की सभी लिपियों का जो विकास अभी आपको दिख रहा है फिलहाल, वो इसी लिपि का कमाल है, ब्राह्मी लिपि। दक्षिण में जो कई सारे जो भाषा है, तमिल जो लिखने का जो तरीका, जो लिपि है, जिस लिपि में लिखने का जो तरीका बताया गया, जैसे कि तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, उसी प्रकार से उत्तर भारत में गुजराती और जो बंगला है वो इसी लिपि में लिखा जाता है। जो लिखने का जो स्क्रिप्ट है वो यहीं से मिला हुआ है। और अगर खरोष्टी लिपि की बात करें तो ये दाएं से बाएं, यानी इधर से इधर, जैसे उर्दू लिखते हैं, उर्दू में शुरू किधर से करते हैं? राइट से, और राइट से लेफ्ट। कभी लिखे हैं उर्दू? कभी ट्राई नहीं किए हैं? अली बे ते, जैसे हम लोग कौका गौगा बोलते हैं ना, इससे चलता है। थोड़ा अलग स्क्रिप्ट है लेकिन बहुत मजेदार है। काश हम लोगों को अगर बचपन में सिखाया गया होता, स्कूल के टाइम में ही 2-3 भाषा का अगर ज्ञान होता वो हमारे लिए अच्छा था। पर हम लोगों को स्कूल में क्या हो गया कि मदरसा को अलग कर दिया गया और जो ट्रेडिशनल वाला जो ये है वो जो नॉर्मली है उसको दोनों अलग अलग कर दिया गया। अगर दोनों स्कूल एक साथ चलता तो शायद दोनों ही बच्चे उर्दू सीखते। शायद अगर गीता या कुरान की बात अगर कह रहे हैं, अगर पढ़ाना तो दोनों को बता दो भाई, क्या है गीता, क्या है कुरान, उससे क्या सीखना चाहिए और क्या नहीं सीखना है, ये भी बच्चों को बताओ, क्योंकि सबसे कम चर्चा उसी पे होता है। हम लोग आमतौर पे मान के चलते हैं कि गीता हो या कुरान है उसमें सारी बातें सीखने लायक है, सब कुछ बढ़िया है, पर ऐसा नहीं है। वो जो लिखा गया था अपने टाइम में लिखा गया था, उस समय के समाज के हिसाब से वो फिट था, आज के हिसाब से वो फिट नहीं है। अभी की जो सामाजिक जो ढांचा है, जो संरचना है, वो बदल चुका है। तो वो संविधान देखिए, संविधान और जो बाकी पवित्र पुस्तक है, तो उनमें जो धार्मिक किताब फर्क क्या होता है? संविधान अपने आप को अपडेट करता है लेकिन वो अपडेट नहीं करता है, वो विदाउट अपडेट है। अगर अल्लाह ने फरमान जारी कर दिया कि वो आसमानी किताब है, अगर लिखा हुआ है तो आपको मानना पड़ेगा कि आसमानी किताब है वो। तो धार्मिक किताबों के साथ एक अलग समस्या है, लेकिन उससे मोरल वैल्यूज तो सीखा जा सकता है। अब देखिए इसमें अशोक के जो कुछ अभिलेख है वो आपको खरष्टी लिपि में मिलता है, और एक लिपि का यूनानी और अरमाइक लिपि है। जो यूनान यानी कि ग्रीस की जो बात करें, वहां जिस लिपि का जो प्रयोग किया जाता था, और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इनका प्रयोग ज्यादा हुआ था। जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अशोक के, वहां भी कुछ कुछ शिलालेख मिलते हैं, वहां पे अरमाइक का इस्तेमाल किया गया। ये चलता कैसे था? लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और फिर राइट टू लेफ्ट, ऐसे चलता था। मतलब ये नहीं कि पेन उठाना यहां से यहां लिखे, अभी हम लोग कैसे यहां से यहां लिखते हैं फिर यहां से यहां लिखते हैं, उसमें ये नहीं है यहां खत्म हो यहीं से चालू कर दो, यहां खत्म हो यहीं से चालू कर दो। बड़ा साइंटिफिक तरीका था यार। मतलब आज के समय में अगर ये तरीका हम लोग अपनाए होते तो शायद मेंस का आंसर राइटिंग उतना समय नहीं लगता, पेन इतना उठाने का जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, उसके बाद इसके आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है और जो शासक है उनके बारे में। देखिए ये एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन जो आता है, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख। ये अभिलेख है, याद रखिएगा, अभिलेख बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही कठोर होता है, और उस पर खुदाई कर करके खुरच खुरच के उस पर लिखा जाता है। लिखने वाले कलाकार सोचिए कितना पेशेंस होगा उसके अंदर। अभी हम लोगों को 2 पेज लिखने दे देते हैं तो माथा भारी हो जाता है, जबकि पेन है, कॉपी है, इजी है लिखना। उस जमाने में लोग बहुत पेशेंस के साथ लोग लिखते थे। राजा का आदेश भी तो होता था, डर भी तो कोई चीज है।
नहीं लिखेगा तो उसको कभी भी फतवा जारी कर देगा। डर भी तो कोई चीज होता है। अब सोचिए कि जब ताजमहल बन रहा होगा तो क्या लगता होगा, मजदूरों के मन में एक आध बार ख्याल नहीं आता होगा, यार बहुत मेहनत करवा रहा है यार, मन नहीं करता है काम करने का। अब इतना ऊंचा बिल्डिंग बनाया, सोचिए कितना ढांचा वो बांस वगैरह का डिजाइन बना बना के खड़ा किया होगा, तब जाकर के उसको बनाया गया हो। मन में तो हमेशा होता होगा कि छोड़ो यार बहुत मेहनत है, नहीं करने का मन है। लेकिन जब राजा का आदेश होगा तो आप भाग नहीं सकते हो, आपको करना पड़ेगा जबरदस्ती काम। वेतन छोड़ो, जान का चिंता है यहाँ पे। ये नहीं है कि नो वर्क नो पे, अगर ऐसा होता तो बहुत लोग छोड़ देते काम को। ऑप्शन नहीं था उस जमाने में ना, आज का मजदूर थोड़ी है। अभी के मजदूरों के पास राइट है, अधिकार है, आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते हो, बंधुआ मजदूरी नहीं हो सकता आप। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो था उसमें किसके बारे में चर्चा है? कलिंग नरेश। कलिंग एक क्षेत्र का नाम था, कहाँ पे पड़ता था? उड़ीसा, जो वर्तमान में जो उड़ीसा, जिसको ओडिशा अभी बोलते हैं, वहीं पे एक राजा खारवेल थे। पूरा पढ़ेंगे इनके बारे में। खारवेल बहुत शानदार राजा थे, तो उनके बारे में पूरा जीवनी है, पूरा चर्चा लिखा हुआ है उसमें। उसके अलावा जो नासिक अभिलेख है, नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। उसमें एक राजा थे गौतमी बलश्री। देखते होंगे राजा के नाम के पहले जो है फीमेल नेम का यूज किया गया है, गौतमी प्रजापति, गौतमी बलश्री। उस जमाने में जो राजा हुए वो, उनका आदत था उस जमाने में कि अपने नाम से पहले माँ के नाम का सरनेम यूज करते थे। जैसे आजकल क्या होता है, लोग पिता के नाम का सरनेम ज्यादा यूज करते हैं। जैसे रमेश सचिन तेंदुलकर, तो रमेश नाम क्या था? सचिन तेंदुलकर के फादर का नाम था, तो वो अपने पिता का नाम को यूज करते हैं। लेकिन वहां के जो राजा थे वो अपनी माँ के नाम का यूज करते थे। एक बार तो क्रिकेट टीम में भी ऐसा हुआ था, हम देखे थे एक दिन कि उस दिन जितने भी प्लेयर खेल रहे थे, सब प्लेयर अपने जो जर्सी में पीछे जो है अपनी माँ का नाम लिखवाए थे। विराट कोहली हो या फिर जितने भी सारे प्लेयर खेल रहे थे। अच्छा लगा देख करके। एक तरह से देखा जाए तो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी को काउंटर करता है, क्योंकि हर चीज पिता के नाम से। आपकी जाति क्या होगी, आपकी धर्म क्या होगा, वो भी पिता तय करता है। अब मान लीजिए कोई मेल और फीमेल की शादी होती है, तो जो कास्ट है वो किस पे डिसाइड होता है? पिता पे। पिता ही डिसाइड करते हैं, माँ का तो नहीं, माँ का तो चेंज हो जाता है। आपको नहीं लगता ये सारी चीजें बदलने की जरूरत है? ऐसा भी तो हो सकता है भाई, जिसको जो धर्म मानना है वो तुम खुद तय कर लो। आपको हिंदू धर्म, पति अगर हिंदू धर्म मान रहा है और पत्नी अगर मुस्लिम धर्म यानी कि इस्लाम धर्म को मानती है, अगर मान लीजिए बाय चांस दोनों अलग अलग रिलीजन से लोग शादी अगर करते हैं और उनका जो बेटा हुआ वो किस धर्म को मानेगा? कंफ्यूजन है। अब उसमें भी एक बेटा एक बेटी है, तो उसको भी ऑप्शन दे दो कि तुमको इस्लाम मानना है कि तुमको हिंदू धर्म मानना है, वो तुम तय करो। सिस्टम ऐसा होना चाहिए भारत में कि 18 साल से नीचे किसी भी व्यक्ति पे उसको रिलीजियस आइडेंटिटी थोपी ना जाए, जबरदस्ती नहीं। धर्म एक ऐसा चीज है जो सोच समझ के आदमी डिसीजन ले कि हमें किस धर्म को फॉलो करना है। क्योंकि छोटे बच्चों को कहाँ अपना दिमाग होता है, उसको तो बचपन से जैसे ही सिखा रहे उसको आदत हो चुका है। बाद में जब बड़ा होता है तो उसको प्राउड फील होता है, क्योंकि बचपन से उस चीज को वो संस्कार के लेवल पे चला गया दिमाग में, वो भूल ही नहीं सकता है। अगर यही चीज को बड़े होने के बाद अगर ऑप्शन दिया जाता कि भैया तुम किस धर्म में रहना चाहते हो, या तीसरा एक और भी कॉलम है जो कोई धर्म को नहीं मानता है, ऐसे भी तो लोग हैं। अभी न्यूजीलैंड में लगभग 40% लोग ऐसे हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, वो नास्तिक हैं। तो क्या वो देश नहीं चल रहा है? दुनिया का सबसे ईमानदार देश में नंबर 1 पे आता है न्यूजीलैंड, एक हमारा देश। धर्म का जो है ना, कर्म कांड करके बैठे हुए हैं, जानकारी पूरा रखते हैं। इस धर्म में ये होता है, मतलब जितना भी पोंगा पुंडी है वो सब पता है हमको। लेकिन जो धर्म का जो नींव है, किस चीज पे वो बेस है, वही भूल जाता है आदमी। कि जो मानवता की बात करते हैं, जो सत्यनिष्ठा की बात करते हैं, जो ऑनेस्टी की बात करते हैं, वो खत्म है। सिर्फ तिलक लगा लिए हम धार्मिक कहला लिए। धर्म का बहुत बड़ा मतलब है, कभी आपको डिटेल में बताएंगे कि धर्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है और जो हम समझते हैं उसका क्या मतलब हुआ। महात्मा गांधी के हिसाब से वो कहते थे कि कोई भी राज्य धार्मिक, मतलब कि जो सेकुलर स्टेट की जो बात, धर्मनिरपेक्ष की जो बात करते हैं,
वो उस पर गुस्साते थे, बोले नहीं कोई भी राज धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता, जबकि हमारा जो इंडिया है वो तो सेकुलर स्टेट है, धर्मनिरपेक्ष है। तो महात्मा गांधी के हिसाब से धर्मनिरपेक्ष का अलग अर्थ है, और जिस धर्मनिरपेक्ष को हम जानते हैं जो संविधान में लिखा हुआ है उसका अलग अर्थ निकलता है। बात समझ में आई? जूनागढ़ अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिलता है? रुद्रदामन। उसके अलावा जो प्रयाग प्रस्थम अलेख है उसमें किसके बारे में जानकारी मिलता है? समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है? मालवा नरेश यशोवर्मन। और एहोल अभिलेख से क्या पता चलता है? पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलता है हमको। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, ये जो बोलते हैं राजा भोज और गंगूथेली का जो कहानी है, ये प्रतिहार जो है, जो प्रतिहार वंश है वहाँ के जो राजा भोज हैं उनके बारे में पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कि उनको क्यों इतना महान राजा बोला गया था। उसके अलावा फिर भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त के बारे में पता चलता है, और साथ ही साथ जो देवपाड़ा अभिलेख है वहाँ से हमको बंगाल शासक विजय सेन के बारे में जानकारी मिलता है। ये फैक्ट वाला चीज़ है, ये अभी आपको हम ये नहीं कहेंगे कि तोते की तरह रट जाना है, अभी मोटा मोटी सिर्फ आप जानकारी रखिए, आपके नोट्स में रहेगा तो लगेगा ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में सभी राजा के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ जब पढ़ाएंगे तो इनका अभिलेख के बारे में तो चर्चा होगा ही होगा। अभी तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि किस तरीके से जो फैक्ट वगैरह कलेक्ट करके हिस्ट्री को लिखा गया है। अब तो खत्म हो गया ना? अच्छा है थोड़ा सा भी। अब देखिए, अब मुद्रा या मुहर का जो महत्व था, जो आपको उस समय बता रहे थे कि क्या वैल्यू है इसका, जैसे मुद्रा के ये आर्थिक इतिहास के बारे में जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्लर तो नहीं हो रहा है ना वीडियोस? क्लियर लेकिन नहीं पता चल रहा है यहां से। अब ठीक है ना? देखिए तो अब ज्यादा बेटर है। अब ठीक है ना? अब देखिए, आर्थिक इतिहास यानी कि आपको जब इकोनॉमी का स्टडी है जो आप करते हैं तो मुद्रा मुहर से ही पता चलता है कि वो सोसाइटी का हैसियत कितना था, उनकी इकोनॉमी कैसी थी, तो बिना मुद्रा के स्टडी किए पता नहीं चलता है। साथ ही साथ मुद्रा के स्टडी को क्या बोलते हैं हम लोग? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमिस्टमिस्ट बोलते हैं। न्यूमी हाँ न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। और हमारे पास अच्छा और क्या पता चलता है कि कालक्रम और सांस्कृतिक संदर्भ को सही से निर्धारित किया जा सकता है, यानी उसका जो टाइम पीरियड है इससे सही से पता चल पाता है, जो कालक्रम है। साथ ही साथ जो कुछ सिक्के ऐसे होते थे जो आहत करके बनाए जाते थे, आहत समझते हैं? ठोक करके, पीट पीट करके सिक्का बनाया जाता था। अभी की तरह मशीन उस तरह का नहीं था कि सिक्के को पिघला के बना रहे, नहीं, सिक्के को मतलब धातु को थोड़ा गर्म करते थे और उस पर हथौड़ा चला करके सिक्का बना देते थे, कटिंग कर करके। तो उसको हम क्या बोलते थे? पंचमार्क सिक्का, जिसको हम क्या बोलते हैं? आहत सिक्का भी बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिक्का पूरे देश में चलता था उस जमाने में, यानी इसके साक्ष्य जो है पूरे देश में मिलता है, यानी कि सभी राजा इस सिक्के का इस्तेमाल करते थे। और भारत का जो सबसे प्राचीनतम सिक्का वो इसी को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो है जो सिक्का बनाया जाता था वो इसी तरीके से बनाया जाता था। साथ ही साथ इन पर केवल प्रतीक यानी सिंबल, केवल सिंबल के रूप में इस्तेमाल होता था, कोई भी चित्र दे दिया जाता था। मान लीजिए जो जो फर्मा बनाए हुए हैं, जो जो जिससे हम ठोकने वाले हैं, उसे एक प्रकार का कोई सिंबल बना दिए, जब भी उस पर निशान लगाएंगे तो एक ही तरह का निशान लगेगा। एक बार वो डिजाइन बना दिए हैं, जैसे देखते हैं ना आप लोग गांव घर में जो ईंट वगैरह कैसे बनता है, एक बार वो लकड़ी का फ्रेम बन जाता है, मिट्टी वो जो है मिक्स करके डालते हैं और वो एक ही डिजाइन का बनता है। तो आहत सिक्का भी एक ही तरह से बनता है, जिसे ठोकते थे उस पर ठोकने वाले पे डिजाइन बना हुआ रहता था। ठीक है, भारतीय यूनानी सिक्के की जो बात हम कह रहे हैं, अब जो सिक्का देखिए, भारत में जब यूनानी लोगों का आरंभ हुआ, जब आगमन हुआ, उसके बाद सिक्के का डिजाइन बदला। क्या डिजाइन बदला? कि अब सिक्के का एक नया रूप आपको देखने को मिलेगा, उसमें यूनान के जो लोग हैं उनका भी चित्र देखने को मिलेगा। अब सिक्का पहले से क्या हो गया, कहीं ज्यादा सुंदर दिखने लगा, अच्छा लगने लगा।
मुख्य भाग पर क्या होता था, सिक्का का मुख्य भाग पे राजा की तस्वीर होता था। आप लोग देखे, अभी तो बताया आपको समुद्रगुप्त के बारे में। उसके अलावा 40 से अधिक भारतीय यूनानी शासक का इससे पता चलता है। लगभग कितने सारे सिक्के होंगे जिसपे सिर्फ राजा का फोटो दिखता है? 40 से भी ज्यादा ऐसे शासक थे, खास करके जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में रहते थे। उत्तर पश्चिम से समझते कहाँ है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जो क्षेत्र में राजा थे उनके बारे में पता चलता है। और सिक्कों के जो अंदर वाला भाग होता था, ये तो मुख्य भाग मतलब फ्रंट वाला, और अंदर वाला जो पार्ट होता है उस पर क्या होता था? देवता की मूर्ति होते थे। जो देवता वाला कंसेप्ट था ना वो इंडिया वाला था, और ये जो राजा का जो चित्र था ना वो यूनान वाला था। दोनों को हम लोग मिला लिए। तो वैसे भी सिक्के में कैसे पता चलेगा कि कौन फ्रंट पे कौन बैक में है? सिक्के में तो दोनों दोनों पार्ट होता है। एक पार्ट में राजा का तस्वीर है, एक पार्ट में देवता का तस्वीर है, दोनों साथ में दिख रहा है। अच्छा, यूनानी लोग जब यहाँ आए थे वो हमारी देवी देवताओं का पूजा करना स्टार्ट कर दिए। इसका मतलब है कि वो हमारे कल्चर को रिस्पेक्ट देते थे। देखिए, जब आपको किसी दूसरे जगह में एडजस्ट होना है तो आपको रिस्पेक्ट देना सीखना पड़ेगा, तभी आप दूसरे कम्युनिटी के साथ तालमेल बिठा के रह सकते हैं। अगर यूनानी लोग भी अपना कल्चर छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते तो शायद वो इंडिया के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता। कुषाण आकर के ऐसे एडजस्ट नहीं हुआ है। वैसे तो कुषाण को भगाया गया था अपने क्षेत्र से, वो कबीला था, वो जनजाति लोग थे वो लोग। जब उनको वहां से भगाया गया तो वो बसने के लिए भारत आकर के शरण लिए हैं। वो भारत हमेशा से ही कई सारे लोगों को शरण दिया है, शरण देने में तो नंबर 1 पे आता है। ठीक है, कुषाणों के जो सिक्के थे, देखिए खास करके जो कुषाण के सिक्के की बात करें, सिक्का की बात करें, यहाँ पे आपको कई सारे सोना और तांबा का सिक्का मिलता है। कुषाण का सिक्का बताए भी थे कि ये सबसे ज्यादा प्योर गोल्ड का यूज करते थे ये लोग कुषाण के टाइम में। और ये बिहार के अधिकांश भाग में आपको ये सिक्का देखने को मिलता है। आपको खुदाई वगैरह जब हुआ था तो यहाँ से बहुत सारा जो सिक्का है वो कुषाण के टाइम का सिक्का मिलता है। और उस सिक्कों पे जो आकृति था, फारसी यूनानी देवी देवताओं की आकृति के अलावा भारतीय देवी देवताओं का भी आकृति दिखता है उस पर। कनिष्क की जो बात कह रहे हैं, कनिष्क के जो वंशज थे, कनिष्क कुषाण वंश के बहुत महान राजा कहलाते हैं। कुजुल कटफिसेस, भीम कटफिसेस का नाम तो नहीं सुना होगा आपने। वो उनके पापा और ताऊ समझ लीजिए आप, उनके ऊपर वाले जनरेशन से। जब वो आए थे उनके तो भाई जो जो दादाजी लोग थे वो तो विदेश के थे, मतलब कि वो यूनान के रहने वाले थे, मतलब वो लोग पश्चिम एशिया से आए थे। लेकिन जब वो यहाँ आए, जब कनिष्क का जन्म तो चूंकि यहीं पे हुआ है, और यहाँ आने के बाद वो यहीं के कल्चर को अपना लिए। उनके जो माता पिता थे, जो उनकी माँ थी, जो बाकी जो फैमिली मेंबर्स थे, सभी लोग धीरे धीरे करके यहाँ के कल्चर को अपना लिया। इससे क्या हो गया, कुषाण वंश हमारा पार्ट बन के रह गया। ठीक है, उसके अलावा कुछ रोचक तथ्य देखते हैं। सिक्कों के टंकन के मामले में गुप्त वंश के राजाओं ने कुषाणों की परंपरा का अनुसरण किया। कुषाण के बाद आया ना गुप्त वंश, गुप्त काल जो आया वो तो कुषाण के बाद आया ना, क्योंकि कुषाण सोने का शुद्ध सिक्का का इस्तेमाल करता था। अब गुप्त काल क्या दिमाग लगाया, हाँ वो बोला कि नहीं प्योर नहीं चलाना है, थोड़ा थोड़ा उसमें क्या करना है, मिक्स कर दो, मिलावट कर दो। वैसे भी जो प्योर चलाएगा वो पहले वाला होगा, और जो बाद वाला आएगा वो क्या करेगा, थोड़ा सा उसमें क्या करेगा, मिलावट यूज करेगा। तो सिक्कों के टंकन के मामले में गुप्त वंश के राजाओं के ने कुषाणों की परंपरा का अनुसरण किया। उन्होंने अपने सिक्कों का पूरी तरह से भारतीयकरण कर दिया। मतलब पूरी तरह से जो सिक्का है वो भारत के हिसाब से मतलब ढालने शुरू कर दिए वो लोग, वहां का डिजाइन भूल छोड़ दिए, वो कर दिया। सिक्कों के मुख पर राजाओं को सिंह अथवा गेंडे का शिकार करते हुए दिखाया गया कि राजा शिकार कर रहा है गेंडे का या शेर का। तो राजा को थोड़ा सा दिखा रहा है कि राजा ताकतवर है, शेर का शिकार करना सबकी बस की बात तो है नहीं। धनुष पकड़े हुए कोई, कभी कोई धनुष पकड़े हुए राजा है उसका फोटो दिखा रहा है, कोई वाद्य यंत्र बजा रहा है। ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, वाद्य यंत्र होगा, हाँ वाद्य यंत्र। जैसे समुद्रगुप्त का, वो बिना, उनको म्यूजिक बहुत पसंद था। समुद्रगुप्त वैसे भी महान आदमी था वो। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि उसको भारत का नेपोलियन बोला जाता है। नेपोलियन मतलब कि साम्राज्य विस्तार के मामले में वो नेपोलियन जैसा था। हालांकि इस बात से हम बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखते हैं। नेपोलियन क्या बराबरी करेगी उसकी। नेपोलियन एक छोटा सा, इटली में वो इटली का एकीकरण किया। इटली है कितना सा,
छोटा सा साइज का है, झिंगुर जैसा तो डिजाइन है उसका, ऐसे करके। और समुद्रगुप्त कहते हैं जिनके जो घोड़े हैं 7 समुद्र का पानी पीता था। भारत का जो ज्योग्राफी वो काफी बड़ा है, आपको अगर कंपेयर ही करना हो तो समुद्र को, ये क्या नाम है, नेपोलियन, नेपोलियन को बोलो कि वो वहां के इटली का जो है समुद्रगुप्त है, ऐसे कहना ठीक होगा। अब मान लीजिए अभी के समय में किसी आदमी को ये बोलेंगे कि वो मान लीजिए कोई बहुत अच्छा प्लेयर है, उसको हम तेंदुलकर के जैसा हम उपाधि दे सकते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि तेंदुलकर विराट कोहली के जैसा है, ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। महान कौन थे, पहले कौन आए थे, यही आए थे ना, इटली के जो ये नेपोलियन तो बहुत बात की है, तो अंग्रेज लोगों ने इतिहास लिखा तो उनको लगा कि नहीं, जब उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को स्टडी किया उनको लगा कि नहीं ये जो समुद्रगुप्त है वो जस्ट लाइक नेपोलियन की तरह है। जबकि रियलिटी क्या है कि वो नेपोलियन और समुद्रगुप्त का कंपेयर हो ही नहीं सकता, तुलना मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, ठीक है, अथवा कोई अश्वमेध यज्ञ करते हुए राजा दिखा रहा है, देखिए सिक्का से ही पता चलता है उस जमाने में लोग किस प्रकार की यज्ञ करते थे। और अश्वमेध यज्ञ कब किया जाता है, जब कोई राजा डायरेक्ट डिक्लेयर करे किसी में दम है तो लड़के दिखाओ। अब हम एक घोड़ा छोड़ते हैं और जहां जहां हमारा घोड़ा जाएगा वो सारा एरिया मेरा होगा। अगर कोई भी आदमी घोड़े को कंट्रोल करने का कोशिश करेगा, पकड़ने का कोशिश करेगा, तो आके लड़ लो। ये समझ लो डायरेक्ट चैलेंज है वो। राजा डिक्लेयर कर चुका है कि हम बहुत ताकतवर बन चुके हैं, वो राजा महाराजा धीराज बन चुका है, कट्टी चक्रवर्ती महाराजा धीराज, इतना बड़ा टाइटल यूज करता था। टाइटल से भी पता चलता है ना कि जो राजा महान राजा होते थे वो इतना बड़ा टाइटल यूज करते थे, और जो राजा छोटा मोटा होता था, सम्राट और राजा में फर्क है। सम्राट बहुत बड़ा चीज हो गया और राजा छोटा मोटा है, छोटा मोटा भूगोल का एक छोटा एरिया का वो राजा बना है। सम्राट ऐसे कैसे हजारों लाखों गांवों को मिला देंगे तो उसका एक सम्राट होता है, यानी एक सम्राट के अंदर बहुत सारे राजा होते हैं। अब महाराजा की उपाधि जिसको मिल गया, कट्टी चक्रधारी महाराजा धीराज, समझ रहे हो, राजा का जो जो क्रम है, वो जो पावर है वो उसके टाइटल से पता चलता है। आपको याद होगा कि एक बार राम जी ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। हाँ, लगाया कि रावण को निपटा कर आ गए हैं, अब तो किसी का पावर नहीं है कि हमसे भिड़ेगा, उतना तो किसी को दम नहीं है। तो राजा लोग देखिए, राम जी असल में कर्म कांड वगैरह के उतने ज्यादा पक्षधर नहीं थे, वो वहां की जनता डिसाइड करती थी कि राम जी आप जीत कर आए हैं और रावण को हरा के आए हैं। रावण का उस जमाने में हराना मतलब अपने जमाने का वो ओसामा बिन लादेन था। अजीब सा लग रहा होगा तुलना, पर ओसामा बिन लादेन इतना खत्म नहीं था, वो विद्वान आदमी था। हाँ, खराबी तो था, नियत में गड़बड़ी था और उसी का उसको सजा मिला। एक स्टोरी है छोटा सा, शिव जी कहते हैं कि पार्वती कहते हैं कि यार ये रावण बहुत दुखी है, बहुत तकलीफ है, इसको माफ क्यों नहीं करते, क्योंकि रावण जो है, जब रावण का मृत्यु हुआ उसके बाद जब उनका जब टिकट कटा, जब वो ऊपर गए तो शिव जी से माफी मांग रहे थे कि हमसे भारी मिस्टेक हो गया, माफ कर दीजिए। शिव जी कहते नहीं, माफ नहीं करेंगे तुमको, जबकि वो भोले थे। मतलब भोलेनाथ का मतलब है कि वो बहुत ही भोलापन है उनके अंदर, वो तुरंत माफ कर देते थे। लेकिन वो भी, चूंकि देखिए जिस आदमी को बहुत ज्यादा मानते हैं और जब आपसे उम्मीद नहीं करते कि वो वैसा मिस्टेक करेगा, और वो आदमी अगर वैसा गलती कर दे तो आपको सबसे ज्यादा गुस्सा उसी पे आएगा। महादेव को लगा नहीं कि ये आदमी इतना अपना आचरण गिरा लेगा, तो सीता, सॉरी पार्वती जो है पैरवी कर रही थी, यार माफ कर दीजिए, बहुत दिन से बेचारा तड़प रहा, खाना पीना सब त्याग दे दिया, एकदम पूरा वियोग वाला मुद्रा में चला गया है। ठीक है, तो अब रावण को लगा कि अच्छा, अब भोलेनाथ को लगा अब तो कोई ऑप्शन है भी नहीं, माफ तो हम करेंगे नहीं, वो भी एकदम अड़ गए थे, नहीं माफ करना है तो नहीं माफ करना है। सीता भी मनाने का प्रयास कर रहे थे, तो जब नारद बीच में आए तो नारद ने पूछा कि भोलेनाथ आप तो बहुत जल्दी किसी को माफ कर देते हैं, तो ऐसा क्या वजह है कि आप रावण को माफ नहीं किए, ये तो आपका सबसे प्रिय शिष्य था। बोला देखो, अगर ये सीता का हरण जो है ना वो रावण बनकर अगर किया होता तो हम एक पल के लिए माफ भी कर देते,
लेकिन ये सीता का जो हरण किया, वो जो साधु के भेष में जो किया ना, इससे पूरे साधु जगत का जो नाम खराब हुआ है, हम इस वजह से इस आदमी को कभी माफ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में लोग साधु पे भरोसा नहीं करेंगे, ट्रस्ट छोड़ देंगे कि पता नहीं ये साधु अंदर से कैसा होगा, हो सकता है कि अंदर रावण हो, दिख रहा है साधु के जैसा। वो इस बात से बहुत नाराज थे। तो समझ रहे मोरल स्टोरी क्या है, कि जब किसी आदमी से आप उम्मीद कर लेते हैं और वो आदमी जब इतना गलत करता है तो आपको सबसे नफरत हो जाएगा आपको। ये जो अश्वमेध यज्ञ था, वो कराने का मतलब है कि वो राजा अपने जमाने का बहुत ही प्रतापी राजा होगा, बहुत ही पावरफुल राजा होगा। राम को भी लगा कि अब डिक्लेयर कर देते हैं, अश्वमेध यज्ञ हो गया, घोड़ा छोड़ दिए। उनको नहीं पता था कि हमसे भी ज्यादा पावरफुल जो है वो बैठा हुआ है जंगल में। लव और कुश जब आए तब लगा यार कि घोड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा घोड़ा को सजा उजा के भेजा जाता है, साफ सुथरा करके पकड़ के रख लिया। कितने सारे सिपाही भेजते थे भाई, पता करने भाई कौन जो है मेरा घोड़ा पकड़ लिया है। तो राम लगातार आदमियों को भेज रहा है, किसी के बस की बात नहीं है। हनुमान जी स्वयं गए थे कि जरा देखे किसका पावर है, कि प्रभु श्री राम का जो है घोड़े को पकड़ लिया है। जब हनुमान जी गए थे बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक वैसे जैसे 10th बोर्ड में आपका कॉन्फिडेंस रहता है, सेंटर हॉल पे जाते ही आपका भीड़ देखते ही आपका मोरल डाउन हो जाता है, वही वो हनुमान जी के साथ भी, उनको भी लगा निपटा देगा, बच्चा तो है, और बच्चे ठिकाना लगा दिए। उसके बाद स्वयं मतलब राम को जाना पड़ा, तब जाके मामला कुछ सेटल हो पाया। और उसके बाद का जो कहानी है वो तो खैर कभी किसी और दिन बताएंगे, कि उसके बाद जो सीता के साथ जो भी घटनाएं घटी वो बेहद गलत था। अगर कभी रामायण को स्त्रीवादी नजरिए से अगर आप देखिएगा, नारीवाद के नजरिए से देखिएगा, तो वहां आपको राम थोड़ा विलन के रूप में नजर आएंगे। और सीता का जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। आप सरेआम उसको अग्नि परीक्षा के लिए आपने आमंत्रित किया, सीता ने एग्जाम तो दिया, लेकिन बोले ना हम दोबारा नहीं जाएंगे इस आदमी के पास। सार्वजनिक रूप से वे बेइज्जती था, और सीधा आवाहन का मतलब फैसला सही था उनका। हालांकि मिथ में बहुत सारी कहानी है कि फिर सीता राम के पास जाके मिल जाती है, लेकिन ये एक मैसेज है कि आदमी का सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। प्रेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ रिस्पेक्ट। जो आदमी आपका इज्जत नहीं करता है ना, वो आपसे प्रेम भी ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएगा, ढकोसला है। तो ये थोड़ा सा वहां पे एक, हालांकि बहुत सारी बातें उसमें, ऐसा नहीं कि जो हम कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है, उसकी कई सारी व्याख्याएं की जा सकती है। ठीक है, अब उत्खननकर्ता को गुप्तोत्तर काल यानी गुप्त काल के जो बाद का पीरियड है, गुप्तोत्तर काल के बहुत कम सिक्के मिलते हैं। सिक्कों की संख्या अचानक से कम होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब राजा की स्थिति पहले जैसी नहीं रही, समाज में इकोनॉमिकल कोलैप्स आते जा रहा है, स्थिति खराब हो चुकी है, इसलिए अब सिक्कों की संख्या क्या हो गई है? कम। जिनसे यह स्पष्ट होता है कि उन दिनों व्यापार वाणिज्य क्या हो गया था? शिथिल हो गया था, कमजोर हो गया था। गुप्तोत्तर काल में क्या दिखता है? पतन के रूप में दिखता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बाद अगर देखें तो सिक्कों पर लेख या तिथि उत्कीर्ण करने की परंपरा की शुरुआत जो है ये यूनानी शासकों ने की थी। ये पूछा जाएगा एग्जाम में, जो सिक्कों पर जो लिखने का जो यानी कि जो डेट वगैरह जो मेंशन करने का जो तरीका है वो कहाँ से आया? ये यूनान के शासकों से हम लोगों ने सीखा। सर्वाधिक सिक्के कहाँ पे किसके काल में आया? मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य काल के बाद, यानी कि अशोक का जब टाइम चल रहा था उसके बाद का जो टाइम है, सबसे ज्यादा जो सिक्का है उसी टाइम में चलता था। उस समय सिक्कों में सीसा, पोटीन, तांबा, कांसा, चांदी और सोना का प्रयोग किया जाता था। इतने सारे धातुओं का इस्तेमाल किया जाता था। और ये तो आपको बता ही दिए। सर्वाधिक सोने का सिक्का किसके काल में चलता था? गुप्त काल में। सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किसके टाइम में चलता था? कुषाण के टाइम में चलता था। सर्वाधिक सीसा, सीसा तो आप लोग जानते हो ना, धातु होता है, वो कांच है। तो सीसा आप जिसको बोलते हैं ग्लास, इसमें चेहरा देखते हैं, वो सीसा कह तो देते हैं लेकिन वो सीसा धातु नहीं है वो। ठीक है, तो सर्वाधिक जो शीशे का सिक्का चलता था वो किसके टाइम में चलता था? सातवाहनों के टाइम में चलता था। ये कुछ फैक्ट था
इसके अलावा एक्स्ट्रा बहुत सारा फैक्ट आप चाहेंगे तो किताब वगैरह पढ़िएगा तो मिल जाएगा। तो मोटा मोटी अभी जो हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हड़प्पा। यहाँ तक हमारा एक सेगमेंट कंप्लीट हो गया, ये पार्ट 1 था। अब जो हमारा अगला सेगमेंट जो चलेगा वो चलेगा हड़प्पा और वैदिक कल्चर को एक साथ पढ़ेंगे और दोनों को कंपेयर करते चलेंगे और थोड़ा बहुत पीछे से भी कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं।